अगला क्वेश्चन, रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो रस तरंगिणी के रचयिता हैं आपके भानुदत्त। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। दो कथन दिए गए हैं आपको। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है, और दूसरा शाप भरा तन प्रजातंत्र, यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी की है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो देखिए, नागार्जुन की जो कविता है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियतम तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष या तुम रोए थे, तो इसमें कालिदास की सभी रचनाओं का आता है। इसमें अज रोया था या तुम रोए थे, तो दशरथ के जो पिता थे अज, उनका भी जिक्र आता है। इसके अलावा जो रति और कामदेव वाला प्रसंग है उसका भी आता है। इसके अलावा यक्ष और जो मेघदूतम की कहानी है वहाँ से भी आता है। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम का शकुंतला और दुष्यंत वाला जो दृष्टांत है, यानी जो कहानी है, उसका उल्लेख कालिदास कविता में नहीं आता। आपके सिलेबस की कविता अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को जिन्होंने किया होगा सही किया होगा। अगला देखिए, शाप भरा जन प्रजातंत्र, ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी की है? नहीं, ये रश्मिरथी की कविता की पंक्ति नहीं है। देखिए, रश्मिरथी महाभारत के कथानक पर आधारित है, तो प्रजातंत्र और इस तरह के कथन तो कहां से आ सकते हैं? ठीक है, तो ये दोनों ही कथन आपके असत्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। पिता कहानी के पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? ज्ञानरंजन जी की कहानी है पिता, है ना, और ये आपके सिलेबस में लगी हुई कहानी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामायण और गीता। तो रामायण और गीता के अध्ययन में जो पिता, कहानी में जो पिता होते हैं, तो उसके 35 वर्ष उन्होंने रामायण और गीता के जो है अध्ययन और उसी में 35 वर्ष गुजार दिए, ये उसमें वर्णन आता है। सिलेबस की कहानियाँ और सिलेबस की चीज़ें आपको पढ़नी है, इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा। प्रेमचंद घर में, यानी कि जो जीवनी है जो उनकी पत्नी ने लिखी थी, प्रेमचंद घर में आपके सिलेबस की रचना है। तो प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पात्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? जमाना और हंस, बी है जागरण और हंस, तीसरा है जागरण और जमाना, तीसरा है माधुरी, चौथा है माधुरी और चांद। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, जागरण और हंस। तो जागरण और हंस, इन दो पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि खर्चे उठाने थे घर के, है ना, तो इसलिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ आपको पत्र दिया गया है, दूसरा इस बार दिया गया है प्रकाशन स्थान। तो थोड़ा पत्रों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पत्र वाले क्वेश्चन अब थोड़ा बहुत पूछे जाने लगे हैं। पीछे आप देखिए सदल मिश्र के पत्र आपको पूछे गए थे। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का हाँ, तो एक तरफ सदादर्श, सज्जन कीर्ति, सुधाकर, सदाचार, मार्तंड और आर्य दर्पण, ये सारे पत्र आपसे पूछे गए हैं। और दूसरी तरफ आपको पूछा गया है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दूसरी तरफ प्रकाशन स्थान पूछा गया है। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका, इसमें देखिए सदादर्श लिखा गया था, यानी कि जो प्रकाशित होता था वो होता था दिल्ली से। ठीक है, इसके अलावा जो आर्य दर्पण है, आर्य दर्पण आपका उदयपुर से प्रकाशित होता था। तो A2 और D4, आर्य दर्पण ये निकलता था शाहजहांपुर से। ठीक है, तो D3 और जो ये निकलता था आपका, ये आपका दिल्ली से निकलता था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका A2 और D3। तो A2 D3 दो विकल्पों में है, आपको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसका मतलब। अगला देखिए इसमें कि सदाचार मार्तंड प्रकाशित होता था जयपुर से। तो C1 किस में है? आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। देखिए ये आपका विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है और सिलेबस में लगी हुई रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? तो ये आपको बताना है कि ये आपको निबंध पढ़ना जरूरी है। सिलेबस की रचनाएं वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहे में जो वर्णन आता है, उसके जो रात्रि के मेहमान थे वो संगीत के कार्यक्रम में गए थे। ठीक है, तो निबंध की रचना है, बल ऑफ निबंध से पूछा गया प्रश्न है और आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल पायहे सु कैसे कल पाए है में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए
कल्पाय है और कल्पाय, ये देखिए इन दोनों जगहों पे इसका अर्थ अलग अलग है, तो इस तरह से जब अलंकार आता है तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन फिर से ये मिलान वाले क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा पैटर्न भी यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे जिनको आगे परीक्षा देनी है तो वो आप देखिए ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन खूब सारे आते हैं मिलान करने वाले, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग एक तरफ पात्र लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ संवाद या उनके डायलॉग्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक तरफ धातुसेन, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और प्रणदत्त दोनों, यानी कि स्कंदगुप्त का नाटक से ही ये दिए हुए हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर है आपका धातुसेन का, इनमें से कौन सा है, देखिए चौथा जो ये वाला जो है, यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया, इसका सही उत्तर होगा धातुसेन, ठीक है। तो A4 अगर किसी में है, A4 देखिए 3 विकल्पों में A4 है। इसके अलावा कुमारगुप्त का कथन है इसमें से, युद्ध तो कर, हाँ ये वाला, युद्ध तो करना ही पड़ता है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है, यह कुमारगुप्त का कथन है, ठीक है। तो A4 और B3 वाला जो विकल्प है, A4 B3 केवल इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका इस तरह से सही हो जाता है, यानी कि C2 है। स्कंदगुप्त का कथन कौन सा है, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता, चक्रपालित के बारे में ये कह रहा है। और पर्णदत्त का कथन कौन सा है, राष्ट्र नीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, तो ये पर्णदत्त का कथन है, शायद स्कंदगुप्त से ये कहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, यह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है, यह कथन आपको बताना है, यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है। तो कल्पना सिद्धांत, देखिए कल्पना के बारे में, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, मन की अन्य क्रियाओं के समान होती है, ये जो स्थापना थी ये थी आपकी I.A. रिचर्ड्स की, ठीक है। तो रिचर्ड्स आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन श्याम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ अष्टछाप के किस कवि की हैं। तो अष्टछाप की ये पंक्तियाँ हैं आपके नंददास जी की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति कौन कौन है। तो अंधेरे में कविता का पाठ अगर किया होगा तो उसमें कुछ ऐतिहासिक पात्रों क्या, यानी कि कुछ पात्रों, कुछ व्यक्तियों का जिक्र उस कविता में आता है, और आपको बताना है कि कौन कौन किस किस का जिक्र इन दिए गए विकल्पों में से आता है। तो देखिए इसमें आता है, सार्थ का जिक्र नहीं आता, टॉलस्टॉय का आता है, बुद्ध का भी नहीं आता, तिलक और गांधी का आता है। टॉलस्टॉय, तिलक, गांधी, यानी कि B, D और D, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। तो इनमें से आपको 5 कथन दिए हुए हैं और प्रताप नारायण के संबंध में आपको ये बताना है। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1852 में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये कथन गलत है, ठीक है। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी, सही कथन है। उन्होंने हिंदी प्रदीप, देखिए हिंदी प्रदीप का संपादन इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। तो जहाँ जहाँ पे सी है उसको तो आप काटिए, सी यहाँ पे है इसको काटिए, सी यहाँ पर है इसको भी काटिए, ठीक है। और ए भी हमने देख लिया कि गलत है तो ये भी काटिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो, B, D और E, ठीक है, B, D और E। हाँ, तो दांत, भौं, ताप, ये सारे इनके निबंध हैं। कलि कौतुक, भारत दुर्दशा, कलि और ये सब इनकी कृतियाँ, ठीक है। भारत दुर्दशा एक भारतेंदु की भी कृति है और इनकी भी कृति है, तो भारत दुर्दशा के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र की भी रचना का नाम है भारत दुर्दशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल, अगेन सिलेबस के ही सारे सवाल आते हैं, ये देखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है। तो इसमें किस जनजाति का उल्लेख है, तो इसमें है आपका गोंड जनजाति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 कथन दिए हुए हैं आपको और दूसरी तरफ कारण दिया हुआ है, ठीक है। तो सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए, ये कथन सही है। सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा, ये भी सही है, ठीक है। और युगांत किसके संबंध में, छायावाद के युग के अंत के संबंध में और प्रगतिवाद के शुरुआत के संबंध में ये कहा जाता है, ये है। तो देखिए दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। देखिए दोनों का कोई मतलब तर्क
एक कारण होता है ना, स्थापना का कोई तर्क नहीं, दोनों अपने आप में सही बातें हैं, लेकिन कथन यानी जो कारण है वो कथन को एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किस विश्वविद्यालय से अपनी जो थी उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक टोकरी भर मिट्टी, कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी के उपयोग किसके लिए करना चाहती थी? एक टोकरी भर मिट्टी किसके लिए, मतलब वो चीज़ का इस्तेमाल करना चाहती थी? इसका सही उत्तर होगा आपका चूल्हा बनाने के लिए, क्योंकि उसकी पोती खाना नहीं खा रही थी और वो चाहती थी कि हम वहीं खाना खाएं, तो वो चाहती है कि उस चूल्हे वहीं की मिट्टी से हम दोबारा चूल्हा बनाएं अपने नए घर में। अगला क्वेश्चन देखिए, मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो ये संदर्भ किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ है किसान के संदर्भ में, मजदूरी और प्रेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो कथन दिए हुए हैं और बताना है आपको कौन सा सही है कौन सा नहीं है सही। कि अज्ञेय की त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनापरक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित है। सही बात है ना, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और संवत्सर इनके निबंध संग्रह है, ये आलोचनात्मक निबंध है। मुक्तिबोध की कृति एक साहित्यिक की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन हंस में हुआ? तो नहीं भाई, हंस में नहीं हुआ है। तो कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले से बाद के क्रम में आपको इनका लगाना है कि पहले कौन हुआ, दूसरे नंबर पे कौन हुआ, इस तरह से। तो देखिए, अगर आप लोगों ने थोड़ा क्रम से भी पढ़ा होगा तो भी आप आसानी से इसका कर पाएंगे। विवेकी राय ललित निबंध परंपरा के हैं, हजारी प्रसाद ललित निबंध परंपरा के हैं। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह ये जो रचनाकार हैं आपके, ये सबसे पहले आएंगे क्योंकि रामचंद्र शुक्ल से भी पहले ये युग के आते हैं, ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। तो सबसे पहले तो आपके सी ही आएंगे, तो 2 ऑप्शन तो आपके कट हो जाते हैं, ई, तो रामचंद्र शुक्ल इसके बाद आएंगे। इसके बाद सरदार पूर्ण सिंह के बाद शुक्ल जी आएंगे। ठीक है, इसके बाद सी के बाद ई आएंगे और उसके बाद आएंगे आपके बी, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसके बाद बाकी के 2 एक लगभग समकालीन थे, लेकिन इस तरह से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा सर। तो युग भी अगर आपको ध्यान है कि किस रचनाकार का कौन सा युग है तो भी आप आसानी से इनका कालक्रम लगा पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन है। संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है, किसका निबंध है? नामवर सिंह जी का। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें आ चुके हैं। ठीक है, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का अध्याय है। अशोक के फूल के बारे में विवेचन नामवर सिंह ने किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है अशोक के फूल, तो ये सही है। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव महासागर कहा, यह भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तो जहाँ ए नहीं है वो कट जाएंगे, ये भी कट गया। ठीक है, अब ई और डी में से देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा। द्विवेदी जी जहाँ संस्कृति की केवल हिमायत करते हैं, त्याग का जिक्र, ये तो इस तरह से तो कोई कथन देखेंगे इसमें। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था, तो ये वाला जो कथन है ये भी आ चुका है इसमें। तो डी, क्योंकि डी यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही होगा। इस तरह से एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। तो ए, बी और डी इसका सही उत्तर होगा। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई थी उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया। ये इस तरह का कोई भी कथन संस्कृति और सौंदर्य में नहीं आता है। ठीक है, ये संस्कृति और सौंदर्य एक तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को या उनकी स्थापनाओं को एक तरह से उसकी व्याख्या करता है और उनके बारे में बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, यानी कि कौन कौन से कथन इसमें से सही है, कौन कौन से कथन इसमें गलत है। ठीक है, तो अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यानमूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है, सही है। ठीक है, तो जहाँ ए नहीं है वो कट जाएंगे, 3 और 4 कट जाएंगे। नगेंद्र लिखते हैं, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, तो ये भी सही है।
प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है। ऐसा नहीं होता है। प्रतीक आपको क्या करना पड़ता है, प्रतीक आपको सचेष्ट किया जाता है और बिंब का निर्माण जो है स्वतः होता है, इस तरह से होता है। तो ये उल्टा कथन है, तो सी इसमें कट हो जाएगा, तो सी गलत है, इस तरह से आ जाएगा, यानी कि सी जहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक उत्तर हो जाएगा, ए, बी और डी। प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है, सही बात है। कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है। तो इस तरह ये तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरह का कोई भी कूट नहीं है, तो ए, बी और डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतीकवाद, बिंबवाद, आपको इसका मतलब इत्यादि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डीप क्वेश्चन पूछा जाता है काव्य शास्त्र से। उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है, तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथन कौन सा है इसके आधार पे। लाहौर के बंबू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है, लाहौर नहीं, ये कहानी अमृतसर की है। तो ए जहाँ पे है वो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है, तो ये कथन सही है, ये गाता है। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई, ये भी सही है। लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा, लहना सिंह 77 राइफल में जमादार हो गया, ठीक है। तो बी और सी सही है, बी सी दोनों सही है, तो बी सी जो ये जो इसमें आता है, तो ये वाला सही उत्तर होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में आपको सही कथन कौन कौन से हैं, इनका चयन करना है। तो देखना है आपने कौन कौन से इसमें सही कथन है। भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में, जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार जो है काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं, सही बात है। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का विषयक रस विषयक व्यापार वृत्ति यानी कि रीति कहलाता है। मम्मट बिल्कुल रीतिवादी अलंकार आचार्य थे, तो सही है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं, नहीं। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है, वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार सही है। तो आपका जो है ए बी डी वाले सही, ए बी डी वाले क्रम कौन से हैं, ए बी डी, हाँ, तीसरा विकल्प आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित काव्य संकलनों में रामकुमार वर्मा का काव्य संकलन इनमें से कौन कौन सा है, ये आपको देखना है कि कौन कौन सा इसमें काव्य संकलन रामकुमार वर्मा का है। एकांत संगीत नहीं है, अंजलि है, सी ये भी नहीं है, ये है और एकलव्य भी है, तो बी डी और ई, बी डी ई ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी केवल 5 मील का अंतर है, ये सही कथन है शायद, हाँ सही कथन ही होगा ये। और वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं कोलू है, यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओमकार नाथ का है, तो इसका है आपका, हाँ ये कथन गोदान के अनुसार, हाँ 5 मील का अंतर है, ये कथन तो सही है, लेकिन ये वाला जो कथन है ये ओमकार नाथ का कथन नहीं है, तो ए सत्य बी असत्य, जो शायद आपका ज़मींदार साहब का है। एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन है, तो आपको बताना है एक कहानी यह भी, जो कि वो है तो मन्नू भंडारी जी का, तो आपको इसमें इसके अनुसार सत्य कथन बताना है। बेलसी की घटना ने मन्नू जी को महाभूज लिखने के लिए प्रेरित किया, सही बात है। आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता गया, ये भी सही है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास था। महाभूज का पहला नाट्य रूपांतरण अमाल अल्लाना ने किया, नहीं। अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक 86 में प्रकाशित हुआ, तो ए बी और ई सही उत्तर होगा इसमें, ए बी और ई। तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है, तो तमस उपन्यास अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें जो है उसको यानी कि हरनाम सिंह और बंतों को पनाह देने वाली थी रमज़ान की माँ राजो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांडे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म है। तो यानी कि आपको बताना है कि ये जो हिंदू रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं का नाम क्या था, झूठा सच उपन्यास। इसमें थे आपके ईश्वर कौर और ज्ञान देवी, ये दो आए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में सही कथन आपको बताना है। उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में सही कथन कौन सा है? ल्योतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावाद चिंतन का आरंभ माना जाता है। बिल्कुल, ल्योतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। 19वीं सदी के नहीं, उत्तर आधुनिकतावाद एकदम 20वीं सदी के अंत से शुरू होता है, तो गलत है। फ्रेडरिक जेमन ने उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद के विकास की खास व्यवस्था कहा है। हाँ ठीक है। टी.एस. इलियट की कृति द वेस्टलैंड उत्तर आधुनिकतावाद के नहीं। टी.एस. इलियट बहुत पहले 20वीं सदी की शुरुआत का आदमी है, तो उत्तर आधुनिकतावाद का आदमी नहीं हो सकता। उत्तर आधुनिकतावाद विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणा की है। सही बात है। ये किसी भी विचारधारा के मतलब को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि सारी विचारधाराएं अब समाप्त हो चुकी हैं। तो ए सी और ई, हाँ ए सी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अगेन फिर से ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ है कि किस कहानी का, यानी कि ये कथन है, आपको ये बताना है। ठीक है। कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस के भक्त बन गए। ये वाली जो बात है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानियाँ राही, यहाँ ये चीज़ आती है। ठीक है। तो A4 कहाँ का? A4, हाँ A4 है। देखिए, ऐसे ही खाने पीने वालों की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। ये जो कहानी है, ये जो शेखर जोशी की कहानी है, ये वाली कोशिका घटवार। तो ये वाला A4 और B1, A4 B1 देखिए दो विकल्पों में है, आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि और सॉल्व करना पड़ेगा इसको। किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। तो ये वाला जो कहानी, ये वाली जो आती है आपकी, ये है परिंदे कहानी में आता है। ठीक है, ये परिंदे कहानी का आता है, तो ये गलत है, ये परिंदे कहानी में। तो C2, तो इसका मतलब C2 है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। A4 B1 C2 और D3। ठीक है, ये राही का है और ये वाला आपका कोशिका घटवार का है, यानी कि ये वाला जो कथन होगा आपका कानों में कतराता होगा। आगे बढ़ेंगे। मुरदहिया में तुलसीराम जी के चाचा मुनेसर और नग्गर उत्तर प्रदेश में प्रचालित किस पंथ के धर्मगुरु थे? तो आपको बताना है किस पंथ के धर्मगुरु थे। शिवनारायण पंथ के धर्मगुरु थे। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। मुरदहिया आपका जो आत्मकथात्मक चीज़ें हैं तुलसीराम जी का, वो आपको पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। कालचक्र शीर्षक में इन्होंने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 में। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो इसमें सारी चीज़ें सही हैं, तो जहाँ ए नहीं है वो कट जाएगा। 2 गलत और 4 भी गलत। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नगरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा। तो आनंद रघुनंदन नाटक तो इन्होंने नहीं लिखा है। ए तो सही है ना। भारतेंदु 81 में भारत मित्र के संपादक, हाँ भारत मित्र के संपादक अपनी कविता प्रकाशन भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। सही कथन है। भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। हाँ ये ठीक है। तो A, D और E वाला जो कथन है ये सही। A, D, E केवल 1 में है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ईदगाह कहानी के संबंध में आपको बताना है कि उपयुक्त कथन कौन कौन सा है, कौन सा इसमें उपयुक्त कथन है। तो इसमें हामिद को अपने अब्बा जान मम्मी जान के न होने का बहुत दुख है। नहीं, हामिद को इस तरह का कोई दुख वो उस तरह से बताता नहीं है। महमूद ने सिपाही, जहाँ तो ए है तो वहाँ तो काट ही दो, तो ये वाला तो कट जाएगा। ठीक है। महमूद ने सिपाही खरीदा है। हाँ। नूरे को भिश्ती पसंद आया है।
हाँ, नूरे को भिश्ती पसंद नहीं आया है, ठीक है, ये गलत है। तो सी जहाँ पे है उसको भी काट दो, तो यही आपका सही उत्तर हो जाता है, बी, डी और ई। डी, समी अपने खजरी हामिद से बदलना चाहता है और बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, सही हो सकता है ये भी, है ना। तो ए, डी और ई, ए, डी और ये सही उत्तर इसमें, सॉरी ए नहीं, बी, डी और ई, है ना। महमूद ने सिपाही खरीदा, सही बात है, डी और ई, ये वाला कथन तो गलत है, इस तरह का वर्णन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला। ये कथन यानी कि परिंदे कहानी का है ये, और ये आपको बताना है कि किसका है ये कथन। तो ये है डॉक्टर मुखर्जी का कथन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है, ठीक है, पहले से बाद के क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी घटना हुई और बाद में कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले तो इसमें से अकाल में अधिक मास सबसे पहले आया होगा, तो ई जिसमें सबसे पहले है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है। तो आपको बताना है यह कथन किस आचार्य का है। ये कथन शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप, ये मम्मट का कथन है, ठीक है, मम्मट का कथन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इस नाटक का अर्थ में यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो भी कुछ कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह किसने कहा है। तो ये जो कथन आता है ये कहा है आपके सत्य प्रकाश मिश्र ने। थोड़ा सा कठिन प्रकार के आते हैं, लेकिन प्रत्येक आलोचक की जो रचनाएं आपकी लगी हुई हैं उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति का कथन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी। देखिए अब ये भूमिका का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको तैयार रहना चाहिए। तो प्रत्येक रचना की भूमिका भी आपको देखनी पड़ेगी। तो इसमें जो है एक तो शतपथ ब्राह्मण से इन्होंने कहा है कि मैंने लिया है, छंदोग्य उपनिषद से लिया है और ऋग्वेद से लिया हुआ है। तो सी, डी, ई वाला जो कथन है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है। तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। आसान सा एक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया इस टाइम पे। तो ये है आपका सोमप्रभ सूरी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पौंगी का अर्थ क्या है। तो पौंगी का अर्थ है इसमें बौद्ध साधु। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगेन फिर से ये आ चुका है आपका, एक तरफ ग्रंथ दूसरी तरफ मिलान करना है, ठीक है। तो श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन B4 3 जगहों पर है। तो जो आसान चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादातर विकल्पों में होती है। तो देखिए नंद दुलारे वाजपेयी का जो है इनमें से नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी का है A2 भी 2 जगहों पर है। श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन है, ठीक है। और इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी का सुकवि संकीर्तन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है और नगेंद्र का विचार और अनुभूति नगेंद्र का है। तो इस तरह से तो A2 B4 C का 1 D का 3 A2 B ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। A2 B4 C1 D3 इस तरह से सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो ये पात्र कहा गया है दुर्जन। तो ये जो पात्र हो इन्होंने ये कहा है बकरी नाटक, ठीक है। सिलेबस की रचना है, पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा
स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र इनमें से नहीं किया है। तो आपको बताना है कि इसमें से किस चीज़ का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक, तो इनमें से सांस्कृतिक का जिक्र वो नहीं करते। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ से रचनाओं के शीर्षक है, दूसरी तरफ आपको विधा बतानी है कि किस विधा की ये रचना है। ठीक है, तो लोक ऋण है आपका उपन्यास। जीवन परिधि ये आपका कहानी संग्रह है। चली फगुनाहट बौरे आम ये निबंध है, और मेरे सूर्य सरदेश ये संस्मरण है। तो D1 C4 B3 है ना, B3 और A2, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। तो इस तरह का ये जो कथन कहा है, ये कथन कहा है आपका, यह कथन किस रचना से उद्धृत है। तो ये रचना है शिवमूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले मतलब व्यक्ति पात्र कौन से हैं। तो इसका जो मेहता जी के भाषण का प्रतिवाद किया था, सरोज नाम के जो पात्र आती हैं, उन्होंने जो है इसका किया था गोदान के वर्णन के अनुसार। शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारों के नामों का उल्लेख है। देखिए, अब ये थोड़ा सा बहुत कठिन प्रकार का एक तरह का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूछा गया है। तो आपको बताना है कि किस किस विचारक का इसमें नाम आता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है, तो जहाँ ए नहीं है वो काटिए। ठीक है, रोज़ा लग्जमबर्ग, इस तरह का कोई भी नाम नहीं आता। नीत्शे का नाम आता है, त्रात्सी का नाम आता है, डेकार्त का नाम तो आ ही नहीं सकता, डेकार्त बाद का व्यक्ति है। ACD इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, और आपको ये पूरी की पूरी नज्म एक तरह से क्रम में लगानी है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसमें कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, तो ये सबसे पहले यही आता है इसके क्रम में। ठीक है, तो ये आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर। उसके बाद आता है आपका, होता है बागबों से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह न लुटे और न उजड़े आह। ठीक है, तो C उसके बाद आएगा। इसके बाद आएगा, वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, तो ये इसके बाद A आएगा। तो DC यहाँ पे भी चला है, लेकिन DCA ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिम विज्ञान की वास्तविकता के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन यानी कि किसका है। तो यह कथन है आपका हंटर का। ठीक है, हंटर नाम का जो व्यक्ति है उसका। ठीक है, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई। तो ये एक आता है कि कहाँ, उसके बाद अमृतसर आ गया, जो कि भीष्म साहनी उनकी कहानी है। तो आपको बताना है कि ये किसके। तो वजीराबाद स्टेशन का जब जिक्र आता है तो उसके बाद कहते हैं कि जो हिंदू और सिख मुसाफिरों की चुप्पी थी वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता की उन पंक्तियों को कविता में आने के क्रम में लगाना है आपको। अब क्रम आपसे पूछा गया है इसमें, तो आपको क्रम से लगाना है। देखिए, है अमानिशा उगलता घन अंधकार, ये सबसे पहले इनमें से यही आएगा। ठीक है, इसके बाद केवल जलती मशाल, ये वाला पंक्ति आएगा। नैनों का नैनों से गोपम प्रिय संभाषण, इसके बाद ये आएगा। फिर
अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये राम कहते हैं। और उसके बाद जामवंत का एडवाइस आती है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, जब तक न सिद्धि हो छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। इस तरह से पंक्ति आती है, ठीक है। तो इस तरह से शक्ति पूजा आपको एक तरह से मतलब क्रम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो कविता के लिए सबसे अच्छा है इस तरह की कविताएं एक मोटे तौर पे आप याद कर ही लें कम से कम, है ना। पूरा कथानक आपको याद होगा तो आसानी से आप लोग इस प्रकार के प्रश्न कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप, प्रार्थना समाज की स्थापना, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना, तिलक को देश निकाले जाए की सजा, और इस तरह से, और फिर बंग भंग। तो बंग भंग के बाद हुई थी तिलक को सजा, तो आपका ईडी वाला जो आएगा, ईडी, तो जिसमें ईडी सा, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले तो चलो इसका सही उत्तर है सबसे पहले तो मैकाले का था 1835 के आसपास। उसके बाद कलकत्ता, बम्बई, इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना, इसके बाद ये हुआ। इसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, उसके बाद आता है आपका बंग भंग, उसके बाद देश निकाला, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहला सी वाला क्रम, सी के बाद आता है बी, सी बी ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, असाध्य वीणा कविता में आई निम्न संवादों को कविता में आने के आधार पर, अब अगेन फिर से ये असाध्य वीणा के अनुसार आ चुका है, क्योंकि इस तरह की ये जो कविताएं हैं ये आख्यानात्मक कविताएं हैं, तो इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ, मुझे ओट दे धंकले छाले ओ शरण्य, हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। तो इसमें से देखिए सबसे पहले जो कथन आना चाहिए ये वाला है, क्योंकि प्रियंवद वीणा बजाने से पहले ये कहता है कि मैं कलावंत तो नहीं हूँ भाई, तो पहले आएगा आपका, सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। तो जहाँ सी नहीं है वो हटाइए, ठीक है। इसके बाद आएगा किंतु मैं ही तो तेरी गोद भरा, इसके बाद अब ये जो है प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है वीणा की, तो उसके बाद ये कहते हैं, इसके बाद ये आएगा इसमें, ठीक है। और ये वाला तो अंत में ही पूछा जाएगा, जब वो कहते हैं कि आपने कैसे बजा लिया, तो वो कहते हैं श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, तो ये तो अंत में ही आने वाला है आपका। और इसके बाद आएगा आपका हाँ मुझे स्मरण है, इसके बाद ये स्मरण करना शुरू करेंगे, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो EDB वाला जो क्रम है, CAEDB ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत हैं। महिला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई नहीं। राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। यह संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का है, ये भी कथन असत्य है। तो ए और द दोनों ही कथन आपके असत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है। तो आपको बताना है कि जिंदगी नामा में किन कवितांशों का और इनका प्रयोग किया गया है। तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये वाला तो है ही। जे तू अखियां दे सामने दे, ये तो नहीं आता है, तो बी जहां पे है वो काटिए। ये वाला भी आता ही है, कबीर। और ये आता है नबे अरबी नमे लाहौरी। तो इसमें से कौन कौन सा ADE किस किस में है, ACE है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में आपका आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का उसको जो है क्रम के अनुसार आपको लगाना है, ठीक है। 831 तो कुरुक्षेत्र, रेणुका, दिल्ली, हुंकार, रश्मि रथी। तो इनमें से जो सबसे पहली जो रचना लिखी गई थी, इसमें से सबसे पहले तो रेणुका ही लिखी गई थी, तो बी सबसे पहले आएगा। इसके बाद आएगा आपका बी सबसे पहले आएगा, रेणुका सबसे पहले आएगा। देखिए रेणुका पहले, फिर हुंकार, तो BD
उसके बाद आएगा आपका कुरुक्षेत्र, ठीक है, इसके बाद आएगा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद आएगा आपका रश्मिरथी और उसके बाद आएगा दिल्ली, ठीक है। तो रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, बी डी ए ई सी, बी डी ए ई सी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो जो आपके रचनाकार लगे हुए हैं ना आपके उसमें सिलेबस में, तो उनका कालक्रम सहित प्रत्येक रचना के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए, इस तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंतरी कलि ककुही जनि छोड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ क्या है? तो बाजंतरी है इसमें वीणा इसका अर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी भाषा इनमें से शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं निकली है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी भी निकली है, राजस्थानी भी निकली है, गुजराती भी निकली है, पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी से निकली हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ काव्य शास्त्री दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका ग्रंथ दिया हुआ है, आपको मिलाना है। तो बेंडेट क्रोचे, क्रोचे का है एस्थेटिक्स है क्रोचे का, ठीक है। मैथ्यू अर्नाल्ड का है, इसमें से मैथ्यू अर्नाल्ड का है, हाँ, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नाल्ड का है, ठीक है। नहीं, क्रोचे का तो है एस्थेटिक्स, मैथ्यू अर्नाल्ड का स्टडी ऑफ पोइट्री है। तो A3B1 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 एक ही जगह पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया कि रचना स्वयं अपने मूल्य को ललकारने लगती है, कविता बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। ये जो कथन है ये किसका है? तो ये जो कथन है ये श्रीकांत वर्मा जी की स्थापना है आपके मुक्तिबोध के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधायुग नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो आपको बताना है कौन कौन से कथन इसमें से सत्य होने वाले हैं इसमें। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है, नहीं, यह नाटक 5 अंकों में विभाजित है। जहां बी है वहां काटिए, एक ही जगह पे कट रहा है फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच की दृष्टि में रखकर लिखा गया था। हाँ, उनकी भूमिका में उन्होंने कहा है। इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का शाप नहीं है, तो ई जहाँ है उसको काटिए, ई यहाँ पे है और बी वाला भी कटेगा, तो ए सी डी इसका सही उत्तर बनेगा केवल, ठीक है, ए सी और डी। इस नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर के कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण तक का है, सही है, ठीक है। सी कथन सही होगा और ए सी और डी कथन इस प्रकार से सही होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन सा कथन इसमें से उपयुक्त है? आपको सही कथन बताने हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें, ये वाला क्वेश्चन इसमें ड्रॉप किया गया था, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि कोई भी इसमें से मैच अच्छा से नहीं कर रहा था कि सारे ही विकल्प एक तरह से गलत साबित हो रहे थे। ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप किया गया था, यानी कि इस कथन को अमान्य कर दिया गया था, इस प्रश्न को, तो इसके अंक सबको प्राप्त हुए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, ठीक है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, तो ये 843 में है, इसमें नहीं है, ए काटिए, ये वाले इसमें से कट जाएंगे, ठीक है। 14 सितंबर 49 को जब संविधान राजभाषा संबंधित भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान संबंध के अध्यक्ष राजगोपालाचारी थे, नहीं, राजगोपालाचारी नहीं थे। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। राजकीय कार्यकलाप की भाषा, हाँ बिल्कुल सही बात है इसके संबंध में। और 55 यानी 7 जून 55 को राष्ट्रपति ने 348 के अनुसार 44 के अनुसार में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया, सही कथन है। तो बी, डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। यह कथन
किसका है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका इसमें ड्रॉप किया गया था, तो ये कथन भी ये वाला यानी कि इनमें से किसी का भी नहीं था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगेन अब मिलान करना है आपको, एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी एक तरफ यानी कि रचना दी हुई है, दूसरी तरफ काव्य की पंक्ति दी हुई है, और आपको बताना है कौन सा किस में से कौन से किसकी रचना है। तो विवशता किससे अपनी कहूँ, जननी क्यों न बनूं बहु कातरा, ये वाला जो ये जो आता है ये प्रिय प्रवास का है। तो A3 दो विकल्पों में है, अभी आगे बढ़ेंगे। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास, ये वाला जो है ये प्रथम रश्मि से आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए धंसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, तो ये आता है सतपुड़ा के जंगल में, C4, हाँ C4। और नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है, ये उर्वशी का आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर पाते हैं। इसका सही उत्तर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, A3, B1, C4 और D2, हाँ D2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। साधारणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। तो आपको बताना है कि साधारणीकरण के बारे में इनमें से सत्य कथन कौन सा है। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य नाटकगत विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाता है। ये विश्वनाथ का कथन इस तरह से नहीं है, तो ए जहाँ है वो काटने पड़ेंगे आपको। भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। सही बात है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये इन्होंने इस तरह से कहा। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र रह जाते हैं। तो अभिनव गुप्त का ये वाला कथन भी नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रयत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामतः आलंबनत्व धर्म का सामान्यीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। शुक्ल जी की यह स्थापना है, तो ये स्थापना बिल्कुल सही है, ये शुक्ल जी का ही कथन है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न आलंबन का होता है, बल्कि वो कवि की अनुभूति का होता है, और साधारणीकरण के बारे में शुक्ल जी की स्थापना को सही करते हुए ये कथन नगेंद्र ने कहा था, तो ये वाला भी सही है। तो BDE, तो BDE है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही क्रम होगा आपका तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया। तो ये दंगे के बाद का जो है, उसको जब स्थान नहीं मिलता है तो शायद ये कहते हैं। इसके अलावा बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, काले बाबू ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी, बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। तो ये संवाद है उस समय का, ट्रेन में चढ़ते हुए, और जब स्टेशन आने के लिए फिर यात्रा उसके बाद सीधा शुरू हो जाती है तब। तो इसका सही होगा आपके लिए, सबसे पहले आएगा ये वाला C वाला ऑप्शन, इसका सही होगा सबसे पहले। उसके बाद आता है इसमें, इसके बाद ये वाला है बंद करो जी दरवाज़ा, CE। उसके बाद A है CEA। ठीक है, उसके बाद D खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, और उसके बाद B बड़े जीवट वाले बाबू, बड़े गुर्दे वाले हो। ठीक है, इस तरह से। तो CEADB, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें। 2 इसमें सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे। अंजो दीदी का मंचन रंगभूमि द्वारा मुंबई टॉकीज 1956 में हुआ था। तो इस नाटक में आपका जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसके थे श्री राज जोशी, इसके जो है डायरेक्टर थे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक तरफ आपको दिया गया है संतति, यानी कि ये किसकी, कौन किसकी पुत्री और माँ और पुत्री का आपको मिलान इसमें करना है। तो देखिए लच्छो जो है प्रीतो, ठीक है, लच्छो ये है प्रीतो, इसका सही क्रम ये बनेगा A3 दो जगहों पे है। जीतो जो है निहाली, तो ज्ञानो यह है जस्सो, और दिलीपा हुक्मा,
ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला देखेंगे, धरती धन्य अपना, ये जो है इसमें आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, तो प्रत्येक रचना का आपको अच्छा से अध्ययन करना पड़ेगा। तो हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल को के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है आपका पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने? तो इसका सही उत्तर है आपका स्वयंभू को उन्होंने सबसे बड़ा कवि और पहला कवि भी शायद उन्होंने इसको माना। तो स्वयंभू ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। तो आपको बताना है कि वो 3 कहानियां कौन कौन सी हैं। तो एक तो इंदुमती थी, ठीक है, इसके अलावा 11 वर्ष का समय, इसके अलावा एक दुलाई वाली, तो ACE। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको रीतिबद्ध काव्य धारा से जुड़ी हुई काव्य पंक्तियां इनमें से कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। ये थोड़ा इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, पहले अगर आसान पैटर्न होता तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता कि बताइए इनमें से कौन रीतिबद्ध काव्य धारा का व्यक्ति है। तो अगर आपको प्रत्येक का पता होगा कि इसमें से कौन सी किसकी पंक्ति है तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो आपको बताना है प्रत्येक पंक्ति का पहले आपको रचनाकार पता होना चाहिए। भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई ये भिखारी दास का है और भिखारी दास रीतिकालीन कवि है। हिलमिली जाने तासो मिली के जनावे हेत हित को न जाने ताको हितु न बसाइए, ये बोधा का है, बोधा रीतिमुक्त है। तो बी जहाँ है वो सारे कटेंगे, बी जहाँ है वो सारे कटेंगे। ठीक है, और देखिए इसमें देखिए CDE यहाँ पे A नहीं है तो ये वाला भी कट हो जाएगा अपने आप। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका अपने आप ही बच जाएगा, A, C और D। ठीक है, आखिर में अलसाने चितौने में मंजू बिलासन की परसाई, वो आपने कुंदन को रंग फेंको लागे जो मतिराम का छंद है उसी की ये एक पंक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से ACD आपका सही विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है। ब्रह्म समाज के बारे में आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी। ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी। देखिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, इसमें उपयुक्त कथन नहीं है इनका चयन करना है कि इनमें से कौन कौन से कथन यानी कि झूठ है ब्रह्म समाज के बारे में, कौन कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन आपको इस टाइम ढूंढना है। तो पहला कथन आपका है, इसका मतलब ये गलत कथन है, तो A आपका ऑप्शन होगा। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, कथन नहीं है ये पूछा गया है। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था, तो ये तो सही है, तो ये सही बात है, तो ये आपका विकल्प नहीं होगा। उपयुक्त कथन जो नहीं है वो ढूंढना है। ठीक है, देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने इसमें भूमिका निभाई थी, ये तो सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना 82 में हुई, तो 82 में तो नहीं हुई, तो ये वाला कथन हो गया आपका। ठीक है, और इसके अलावा ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था। ठीक है, तो ये भी गलत कथन है इसमें। तो A, D और E, तो जो है ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन करता था भाई, तो A, D और E इसका सही उत्तर होगा। तो A, D ऑप्शन नंबर 2 सही विकल्प है। थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखिएगा, है ना, थोड़ा रीजनिंग लगानी जरूरी है आपके लिए। अच्छा, धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संकलन में संकलित हैं? तो ये है आपकी संसद से सड़क तक, ये जो है ये इसमें संकलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। पहले से बाद के क्रम में आपको प्रत्येक व्यक्ति को लगाना है। तो इनमें से जो सबसे पहले आएंगे वो तो आएंगे आपके लॉन्जाइनस, ठीक है, उसके बाद ड्राइडन, उसके बाद आने चाहिए, उसके बाद आएंगे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ नंबर 3 पे आएंगे। तो E, B, D वाला जो क्रम बनता जा रहा है। उसके बाद आएंगे आपके I.A. रिचर्ड्स, है ना, यानी कि C, और उसके बाद आएंगे आपके T.S. एलियट लास्ट में A। तो यानी कि आपका 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से बनना शुरू होगा। तो E, B, D, C, A वाला जो क्रम है यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा कालक्रम का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप उसी क्रम में पढ़ाई करिए, उसी क्रम में इन सब के नोट्स बनाइए जिस क्रम में इनका कालक्रम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू आप करेंगे तो
प्लेटो से शुरू करना है, प्लेटो से जाते जाते इस तरह से जाना है, प्लेटो से लेकर के उत्तर आधुनिकतावाद यहाँ पे आना चाहिए। लास्ट में आपके नोट्स में उत्तर आधुनिकतावाद के बनेंगे, ताकि जब पढ़ेंगे तो अपने आप कालक्रम का क्वेश्चन आपके लिए ध्यान हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्लेटो से शुरू करना है, अरस्तु पे आना है, इस तरह से प्रत्येक का कालक्रम सहित ही आपको नोट्स बनाने चाहिए। और इस तरह से जो है मेन किताबों में भी इसी तरह से दिया हुआ होता है, तो उसी तरह से नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद घर में इसके अनुसार सत्य कथन है। अब आपको सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, तो इनमें से आपको सही कथन ढूंढना है। तो प्रेमचंद का जन्म बनारस से दूर जीमनपुर गांव में नहीं भाई, लम्ही गांव में। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में थी, सही है। साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है, ठीक है। फिल्म कंपनी में काम करने के लिए 1932 में पहली बार बम्बई गए, तो ये कथन तो सही नहीं है। प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया था, ये वाला, ये इसका भी वर्णन आपको मिलता है। तो बी, सी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वशी के स्त्री पात्र आपको बताना है। इस उर्वशी ये जो है उसको आपका स्त्री पात्र बताना है, जो काव्य था दिनकर जी का, उसके स्त्री पात्र आपको बताने हैं। सहजन्या है, ठीक है, और इसके अलावा चित्रलेखा भी है, और इसके अलावा निपुणिका है। सुनंदा और स्वाति इसमें इस तरह का कोई नहीं मिलता है, तो ADE ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला, क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन है। अगला क्वेश्चन फिर से, क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन जी की आत्मकथा से आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको बताना इनमें से उपयुक्त कथन कौन सा है। क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में, बच्चन की आत्मकथा पर माउंटेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है, तो है, हाँ बिल्कुल है, माउंटेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवनी की आपाधापी में प्रस्तावित किया था, सही है। श्रावस्ती बस्ती का पुराना नाम था जिसे वेदों के अनुसार राजा श्राव ने बसाया था, नहीं। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार मूलतः श्रावस्ती का था, नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयत, उमर खय्याम और उसके अनुवाद का विशेष योगदान है, ये तो सही बात है, ठीक है। तो A, B और E सही उत्तर होगा इसमें, A, B और E, ठीक है। और इसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आपको सारे ही फैक्ट ऊपर के ना भी पता हो तो भी आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर कीजिए। ये वाला कथन, ये वाला जो फैक्ट है, ये ज़्यादातर तैयारी कर रहे दोस्तों, मतलब अभ्यर्थियों को पता होता है कि भाई उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव जो है बच्चन जी पर था, तो ई जो है सही कथन है, तो केवल ई केवल यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ट्रिक करके दिया हुआ है। तो ऊपर के कथन आपको नहीं भी आते थे, केवल एक ये सामान्य सा फैक्ट भी अगर आपको पता था तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ सीख ये भी है आप लोगों के लिए कि अगर वो कठिन बहुत कठिन लग रहा हो तो भी कम से कम उस प्रश्न को पूरा जरूर पढ़िए। पूरा पढ़ना है, ऑप्शन मिलाना है और कोशिश जरूर करनी है, अंत तक छोड़ना उसको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार एनटीए के द्वारा पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ऊपर के देखिए थोड़ा सा काफ़ी कठिन प्रकार के फैक्ट हैं और एक क्वेश्चन आपसे सही पूछ लिया और वही आपका सही उत्तर भी बन जाता है इस तरह से। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। तो आपको बताना है कि इसमें लिपि सुधार संयोजक के इसमें संयोजक कौन थे। काका कालेलकर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक आधे अधूरे के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है कि नाटक आधे अधूरे जो था, जो कि मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध नाटक है, आपके सिलेबस में लगी हुई रचना है, तो इसमें आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं का रेखांकन करता है, सही है। ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक लगता है, ये भी सही है। इसके पात्र स्थिति एवं मनस्थिति यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती। क्यों नहीं लगती भाई, बिल्कुल लगती हैं। वह स्थितियाँ यथार्थपरक भी लगती हैं और विश्वसनीय भी लगती हैं, तो ये कथन तो गलत है, ठीक है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, बिल्कुल सही है। इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके, नहीं भाई ऐसी भाषा, बिल्कुल ये कथन गलत है। तो सी और ई गलत है, बाकी ए बी डी, तो ए बी डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए गलत क्यों है,
इसकी मनस्थितियाँ यथार्थपरक और विश्वसनीय बिल्कुल लगती हैं, ठीक है। नाटक पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि सही है, और नाटक की भाषा भी ऐसी है कि समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। तो ये जो नेगेटिव कथन थे दोनों, ये दोनों ही गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको थोड़ा सा ये पता हो कि पहले कौन व्यक्ति हुआ है, दूसरे में बाद में कौन व्यक्ति हुआ है, तो भी इसको किया जा सकता है। तो इन सब में से सबसे पहले तो जो व्यक्ति हुए थे, सबसे पहले तो निश्चित रूप से जॉर्ज ग्रियर्सन आएंगे। तो पहले नंबर पे ग्रियर्सन ही आएंगे। देखिए सबसे पहले ग्रियर्सन ने ही लिखा था इनमें से, ठीक है। हाँ, इसके बाद आएंगे आपके, हाँ ये FEK, इसके बाद नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आए थे 39-38 के आसपास राम कुमार वर्मा, आलोचनात्मक, इस तरह से ही आए थे। इसके बाद आपके आते हैं इसमें, इसके बाद आते हैं शिवदान सिंह चौहान 30s-40s में, और उसके बाद आते हैं गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। शायद 83 या 73 इस तरह से इनका लेखन हुआ था। तो E अंत में आएंगे, C सबसे पहले आएंगे, तो सबसे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और मैंने फिर से कहा है, कालक्रम के क्वेश्चन के लिए नोट्स भी उसी तरह से बनाइए, उसके लिए आपका फ़ायदा होगा। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागनी भी हूँ, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। इसमें से कौन सा काव्यांश जो है प्रयुक्त नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए आत्मदीप्त चांदनी, ये वाला जो है ये इसमें नहीं आता है, ये वाला आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं। तो प्रत्येक अंक के प्रत्येक दृश्य आपको याद रखना है कि किस अंक में कितने दृश्य हैं। इस तरह से भी फैक्चुअल क्वेश्चंस कई बार नाटकों के संबंध में पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो है 14 दृश्य आपके आते हैं चौथे अंक में। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है। तो ये है आपका एक कहानी यह भी और एक कहानी यह भी, क्या है, मन्नू भंडारी जी ने लिखा है, मन्नू भंडारी, ठीक है। तो ये इन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है। तो इसका मतलब प्रत्येक जो सिलेबस में लगी हुई रचनाएं हैं उनका आमुख भूमिकाएं वगैरह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो वहाँ से भी आपको कई बार मिल जाती हैं चीज़ें, वो पेपर में पूछ लिया जाता है। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इस आत्मचेतस को समष्ट चेतस की ओर उन्मुख किया। यह कथन किस यानी कि आलोचक का, यानी कि इस इतिहास ग्रंथकार का है। तो ये है आपका बच्चन सिंह का, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनके बारे में और आलोचक हैं उनका जो है आपको देखना पड़ेगा कि किस आलोचक ने इनके बारे में क्या क्या कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुबेर नाथ राय के निबंधों की विशेषता के संबंध में उपयुक्त कथन है, यानी कि कौन से कथन इसमें सही हैं कुबेर नाथ राय के निबंधों के बारे में। देखिए कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। तो ये बिल्कुल सही कथन है ना, ये सही है। कुबेरनाथ राय ललित निबंधों को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं, नहीं, ठीक है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है, बिल्कुल है। कुबेरनाथ राय का कुछ निबंध आप लोग देखते हैं कि उनमें काफ़ी सारे जो है मिथकों पर आधारित वो है, मिथक यानी पौराणिक वगैरह का काफ़ी उन्होंने रेफरेंस वो देते हैं अपने निबंधों में। और कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते हैं, नहीं भाई, वो बिल्कुल अपने आप को कहते हैं कि ये एक स्वतंत्र प्रकार की विधा है और ये किसी दूसरे पर आश्रित विधा नहीं है। तो ई इसमें गलत कथन होगा। तो यानी कि A, C और D, A, C, D यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो जाता है। अच्छा, इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सब यानी कि जो एक आपको अवतरण दिया जाता है, एक पूरा गद्यांश दिया जाता है और उस पर आधारित आपको क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं, वो होते हैं। तो ये आप खुद कर सकते हैं, ये थोड़े से आसान प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से हो जाते हैं हमारा, ये था हमारा आपका 2023 जो दिसंबर में आपकी परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूजीसी नेट के विषय में जो 2 जून वाली परीक्षा आपकी होने वाली है उसको लेकर के बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, तैयारी कर रहे दोस्तों के बीच शेयर करिए। फिलहाल के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।